नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था हिंदी व्याकरण के क्रिया विषय को लेकर, हमने उस पर चर्चा की थी। आप लोगों ने जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका स्नेह है यूं ही बना रहे। पिछली कक्षा में हमने क्रिया का अध्ययन किया था, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। वीडियो के अंत में कई विद्यार्थियों के, कई साथियों के कमेंट्स भी आए थे और उन्होंने ये जानना चाहा कि जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया है जिसमें दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, एक तो गौण कर्म और एक मुख्य कर्म। तो गौण कर्म कब प्रयुक्त होता है और मुख्य कर्म कब प्रयुक्त होता है, उसके बारे में कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ साथियों ने जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक बार पुनः आपके बीच क्रिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कर्म के आधार पर हमने क्रिया के दो भेद पढ़े थे, एक तो सकर्मक और एक था अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वहां क्रिया सकर्मक होगी, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है वहां क्रिया है वो अकर्मक होगी। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि गौण कर्म और एक मुख्य कर्म। कई मेरे साथियों ने एक वाक्य दिया था और वाक्य देख करके मुझसे पूछा था कि सर इसमें प्रधान या मुख्य कर्म कौन सा है। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसा एक वाक्य है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो इस वाक्य में प्रधान और मुख्य कर्म कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे वाक्यों में जो प्रधान कर्म होता है वो हमेशा क्या का उत्तर होता है, और जो गौण कर्म है वो हमेशा किसको का उत्तर होता है। या यूं कह लीजिए कि प्रधान कर्म से पहले हमेशा गौण कर्म प्रयुक्त होता है। ये गौण कर्म है और ये है मुख्य कर्म। गौण कर्म जो कि किसको का उत्तर है और मुख्य कर्म जो कि क्या का उत्तर। वाक्य में हमेशा मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म का प्रयोग होता है और मुख्य कर्म है वो क्या का उत्तर होता है, और जो गौण कर्म है वो किसको का उत्तर होता है। जैसे वाक्य करें, प्रश्न करें हम, अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, तो उत्तर आता है कि अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, तो क्या का उत्तर है, इसलिए ये मुख्य कर्म है। अध्यापक किसको पढ़ाते हैं, तो उत्तर आता है अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो छात्रों को यहाँ पे गौण कर्म है। या फिर से इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जो गौण कर्म है वो सजीव है, सजीव होता है, या प्राणीवाचक संज्ञा है वो गौण कर्म में प्रयुक्त। मुख्य कर्म है वो निर्जीव। अप्राणीवाचक संज्ञा है उसमें मुख्य कर्म होता है, प्राणीवाचक या सजीव जो संज्ञा है उसमें गौण कर्म होता है। तो यहाँ पे क्लियर है कि हमेशा मुख्य कर्म के पहले गौण कर्म प्रयुक्त होता है और गौण कर्म के बाद मुख्य कर्म प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्रिया के कर्म के आधार पर जो दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद है। जो सकर्मक क्रिया है उसके दो उपभेद है। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, सबसे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है वहां क्रिया एक कर्मक होती है, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ द्वि यानी दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वहां क्रिया है वो द्विकर्मक होती है। एक कर्मक क्रिया जहां मुख्य कर्म प्रयुक्त होता है या गौण कर्म प्रयुक्त होता है, दोनों में से यदि एक कर्म प्रयुक्त होता है तो वहां क्रिया है वो एक कर्मक होती है, और जहां प्रधान कर्म और गौण कर्म दोनों प्रयुक्त होते हैं वहां क्रिया है वो द्विकर्मक। माता शिशु को दूध पिलाती है। वाक्य है माता शिशु को दूध पिलाती है। इस वाक्य में जो पिलाना क्रिया है, इस पिलाना क्रिया के साथ दोनों कर्म प्रयुक्त हुए हैं। एक तो है मुख्य कर्म और एक है गौण कर्म। मुख्य कर्म जो कि क्या का उत्तर है और हमेशा निर्जीव होता है, अप्राणीवाचक, और गौण कर्म जो किसको का उत्तर होता है, प्राणीवाचक या सजीव। प्राणीवाचक या सजीव कर्म है वो गौण कर्म कहलाता है। तो यहां मुख्य कर्म और गौण कर्म दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो यहां हमारी जो पिलाना क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया है। वाक्य में जहां दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, मुख्य या प्रधान कर्म या गौण कर्म दोनों प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पे हमारी क्रिया होती है द्विकर्मक, और दोनों में से जहां एक कर्म प्रयुक्त होता है वहां क्रिया होती है एक कर्म। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी उत्तर पुस्तिका में या नोटबुक में आप लिख सकते हैं। तो यह है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका मैंने आपको समझाया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाक्य में से कर्ता और क्रिया छांट करके उन दोनों के बीच में क्या या किसको लगा करके आपको एक प्रश्न करना है। यदि उस प्रश्न का उत्तर उसी वाक्य में से आता है तो क्रिया हमारी सकर्मक होगी। यदि उस वाक्य में से क्या और किसको का कोई उत्तर नहीं आता है तो क्रिया हमारी अकर्मक होगी। चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और हिंदी व्याकरण में ही क्रिया है रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या प्रयोग के आधार पर हम क्रिया के भेद है उनके बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से भेद है जो रचना या प्रयोग के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहला जो रचना या प्रयोग के आधार पर भेद है वो है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो मूल क्रियापद है वही मुख्य क्रिया कहलाता है, वही सामान्य क्रिया कहलाता है। संस्कृत के जो विद्यार्थी है उन्हें वो धातु के रूप में पढ़ते हैं, जबकि हिंदी के जो विद्यार्थी है वो क्रिया का मूल रूप होता है, उसके
बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्रिया का जो मुख्य रूप है वो कौन सा है। जैसे क्रिया का मूल रूप है पढ़, लिख, चल, जा, ला, ये क्रिया का है। ये क्रिया के जो मूल रूप है, या संस्कृत में हम कहें तो धातु, इनके पीछे ना प्रत्यय लगने पर मुख्य क्रिया का रूप बनता है। हिंदी में इन क्रियाओं के पीछे ये जो क्रिया का मूल रूप है, जो धातु रूप है, इनके पीछे ना प्रत्यय लगने से क्रिया का जो मुख्य रूप है वो बनता है। तो पढ़ना, लिखना, चलना, जाना, लाना, ये क्रिया के मुख्य रूप है। तो सीधा सा स्पष्ट है यहाँ पे कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो मुख्य क्रिया कहलाता है। बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं होता। बिना क्रिया के वाक्यांश हो सकता है, लेकिन बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं होता। तो क्रिया का पहला भेद है मुख्य क्रिया। मूल क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, जिसमें ना प्रत्यय लगता है और ना प्रत्यय लग करके क्रिया रूप बनता है, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया का दूसरा रूप क्रिया का दूसरा रूप है अपूर्ण क्रिया। जिन क्रिया शब्दों को अपूर्ण क्रिया, जिन क्रिया शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अन्य क्रिया शब्दों या अन्य शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जिन क्रिया शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें अन्य क्रिया शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे अपूर्ण क्रिया होती है। जैसे अध्यापक है, चाय थी, रमा है। अब ये जो वाक्य है, इनमें जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो है अपूर्ण क्रिया, क्योंकि इस क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें गैर शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, गैर अन्य जो शब्द है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के क्रिया का जो रूप है वो पूर्ण होगा। तब तक क्रिया है वो अपूर्ण क्रिया है। तो है, थी, हिंदी भाषा में जो है, थी, है आदि अपूर्ण क्रियाएं हैं। इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें अन्य क्रिया शब्दों की या गैर शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अध्यापक विद्वान है, चाय खराब थी, रमा बैठी है। तो इन क्रिया शब्दों को पूर्ण करने के लिए, इनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें अन्य शब्दों की आवश्यकता या अन्य क्रिया शब्दों की आवश्यकता हुई। इसलिए हिंदी भाषा में ये जो है और थी है अधिकांशतः ये क्रियाएं हैं, ये अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया का तीसरे भेद की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्रिया का तीसरा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ है ऐसी क्रियाएं
जो ये दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। पारिभाषिक रूप से स्पष्ट करने पर हम यह कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जहां दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त होती है और प्रयुक्त होकर के एक वाक्य का निर्माण होता है, तो वहां क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया से मिलकर बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक भिन्नार्थक अलग अलग अर्थ देने वाली क्रियाएं हैं, उनसे मिलकर जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। या हम यूं कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के साथ में जो सहायक क्रियाएं प्रयुक्त होती है वो भी संयुक्त क्रिया ही कहलाती है। उदाहरण लेते हैं, रमेश ने अखबार पढ़ डाला। तो यहां क्रिया है पढ़ डालना, तो यहां दो क्रियाओं से मिलकर के एक संयुक्त क्रिया बनी है पढ़ डालना। पहली क्रिया है पढ़ना और दूसरी क्रिया है डालना। दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर क्रिया बनी है, इसलिए यहां की जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। उसने तुम्हारी नाक काट ली। उसने तुम्हारी नाक काट ली। इसमें भी दो भिन्नार्थक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। क्रिया हमारी संयुक्त बनती है काट लेना, और जो काट लेना क्रिया है दो भिन्नार्थक क्रियाओं से मिलकर बनी है। तो काटना और एक लेना, पहले तो काटना और फिर लेना, काट करके हो सकता है जेब में डाले या, तो काटना और फिर लेना, तो यहाँ पे हमारी संयुक्त क्रिया है। उसका यहाँ सीधा सा स्पष्ट होता है कि दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर के संयुक्त क्रिया का निर्माण करती है। तो क्रिया का संयुक्त क्रिया का जो रूप है वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए क्रिया का जो अगला भेद है रचना या प्रयोग के आधार पर उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्रिया का चौथा प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया है, नाम से स्पष्ट है, नाम का हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वकालिक क्रिया है वो है। पूर्व का अर्थ पहले, काल का अर्थ है समय। जो पहले के समय में हो जाती है या जो वाक्य में क्रिया पहले होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। परिभाषा से समझते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया है क्या, जिस वाक्य में जहां एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।
जहां एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, तो समाप्त होने वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समाप्त होने वाली क्रिया यानी जो पहले के समय में हो चुकी, जो पहले हो चुकी उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है कोई कर्ता, तो जो पहले समाप्त होने वाली क्रिया है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश पढ़कर सो गया। रमेश पढ़कर सो गया, तो यहां पे एक क्रिया समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया है वो प्रारंभ हो रही है। पहली क्रिया समाप्त होने वाली क्रिया पढ़ना, पहले वो पढ़ता है, उसके बाद वो दूसरी क्रिया शुरू करता है, सोने का काम वो शुरू करता है, सोना क्रिया करता है। तो जो समाप्त होने वाली क्रिया है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले समाप्त हो चुकी है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इस पूर्वकालिक क्रिया की पहचान का तरीका यह है कि उस क्रिया में कर या करके, क्रिया शब्दों में कर या करके जुड़ा हुआ होता है, तो वहां क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो पूर्वकालिक क्रिया नाम का विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहां एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो जो समाप्त होने वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया का अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां क्रिया होती है प्रेरणार्थक। प्रेरणा का अर्थ प्रेरित करना, और प्रेरित करने के अर्थ में जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मालिक ने नौकर से पेड़ कटवाया। मालिक ने नौकर से पेड़ कटवाया। यहां पे कर्ता कौन है? कर्ता नौकर है। तो ये जो काटने की जो क्रिया है वो संपादित कौन कर रहा है? नौकर संपादित कर रहा है। लेकिन इसे संपादित करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? यहाँ मालिक है वो प्रेरित कर रहा है। कहने का अर्थ मालिक खुद यहाँ पे काम नहीं करके, क्रिया न करके, और नौकर से क्रिया करवा रहा है। तो यहाँ जो कटवाना क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। कटवाना जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। कटवाना है, लिखवाना है, आदि क्रियाएं हैं, पढ़वाना है, ये सब है वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। मालिक ने नौकर से पेड़ कटवाया या मालकिन ने नौकरानी से झाड़ू लगवाई, तो मालकिन खुद काम न करके नौकरानी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है।
अब क्रिया का अगला भेद रचना या प्रयोग के आधार पर। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो नाम से बनती है, कहने का अर्थ है ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से बनती है, वे नाम धातु क्रिया या नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती है उन्हें हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे लज्जा से लज्जाना, लज्जा जो कि भाववाचक संज्ञा है, इससे क्रिया बनती है लज्जाना। शर्म से शर्माना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से जैसे अपना से अपनाना, अपनाना। विशेषण से लेते हैं जैसे चमकाना, गरमाना, गुदगुदाना। रमेश आजकल मुटियाता है। रमेश आजकल मुटियाता है, तो मोटा से जो क्रिया बनी है, मोटा शब्द से वो बनी है मुटियाना, यानी मोटा होने का भाव कि रमेश आजकल है वो मोटा होने लग गया है। तो यहाँ जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। मोटा जो कि विशेषण शब्द है उससे बना है मुटियाना। तो मुटियाना, गुदगुदाना, चमकाना, गरमाना, अपनाना, लज्जाना, तो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्रिया का अगला भेद क्रिया का अगला भेद है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जहां कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो। वे क्रियाएं जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो वहां होती है क्रिया सजातीय क्रिया। सजातीय का अर्थ एक ही जाति, जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के होते हैं, कहने का अर्थ है एक ही धातु के बने होते हैं, वहां क्रिया होती है सजातीय। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। भारत ने लड़ाई लड़ी, तो सबसे पहले यहाँ पे कर्म प्रयुक्त हुआ है क्रिया के साथ। तो कर्म छांटने का तरीका मैंने आपको बताया, कर्ता और क्रिया के बीच में हमें क्या लगाना है, तो जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। तो भारत ने क्या लड़ी, उत्तर आया लड़ाई। तो यहाँ कर्म है लड़ाई, क्रिया है लड़ना, तो दोनों एक ही धातु से बने,
जहां कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बने होते हैं, वहां क्रिया होती है सजातीय क्रिया, एक ही जाति की क्रिया। तो यहां कर्म है लड़ाई और क्रिया है लड़ना, दोनों एक ही धातु से बने। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, उसने हंसी, उसने हंसी। यहां पे उसने क्या हंसी, उत्तर आया हंसी, तो कर्म है वो एक ही धातु से बना है, और क्रिया हंसना वो भी एक धातु से बनी है। तो यहाँ पे दोनों हैं जो कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हैं, तो यहाँ क्रिया का जो भेद होगा वो होगा सजातीय क्रिया। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। रचना और प्रयोग के आधार पर आज हमने क्रिया के भेद पढ़े। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक व सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो या कोई भी टॉपिक हिंदी भाषा को लेकर के या रीड से संबंधित कोई भी टॉपिक हो तो आप हमें सजेस्ट करें कि सर ये टॉपिक है, इसको क्लियर करें। कोई भी समस्या हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।